हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 का तत्वों की वर्गीकरण वाला अध्याय चल रहा है। और वर्गीकरण में अपन इसमें आवर्त सारणी का अध्ययन कर लिया, आपके तत्वों के आईयूपीएसी नामकरण का अपन ने अध्ययन कर लिया। आज अपन जो है तत्वों के प्रकारों का अध्ययन एक बार कर रहे हैं। इसमें तत्वों को अपन जो है 3 वर्गों में बांटते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के प्रकार। आपकी आवर्त सारणी में तत्वों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं धातुएं, दूसरे होते हैं अधातुएं और तीसरे होते हैं उपधातुएं। तो धातु का मतलब धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की क्षमता पाई जाती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने के इस गुणधर्म का नाम होता है विद्युत धनी प्रकृति। सभी धातुएं विद्युत धनी गुणधर्म को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत धनी गुणधर्म, धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुणधर्म पाया जाता है और ये जो गुणधर्म है इस गुणधर्म को नाम दिया जाता है विद्युत धनी गुणधर्म। फिर सभी धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की चालक होती हैं। कोई ज़्यादा चालक होती है, कोई कम चालक होती है, लेकिन चालक सभी होते हैं। आपके ऊष्मा के भी चालक होते हैं और विद्युत के भी चालक होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब धातुओं को आप पीट पीट करके चद्दरों में परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता होती है, खींच करके आप इनको तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। परमाणुओं के मध्य में आकर्षण बल प्रबल होते हैं और प्रबल आकर्षण बलों के कारण से इनके गलनांक और क्वथनांकों के मान बहुत उच्च होते हैं। फिर सभी धातुएं जो है अत्यधिक कठोर होती हैं। इनके घनत्वों के मान भी अधिक होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आपकी बेटा धातुओं में पाई जाती है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी, बाकी सारे गुण आपको याद रहते हैं क्योंकि अपन दैनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन एक गुण अपने को हमेशा याद रखना है, इसका विद्युत धनी प्रकृति। धातुओं का मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है इस क्षमता को हम नाम दे सकते हैं यहाँ पर विद्युत धनी प्रकृति। अब बेटा इसके बाद में आती है अधातुएं। देखिए अधातुओं का मुख्य गुण होता है विद्युत ऋणी गुणधर्म। अधातुओं का मुख्य गुणधर्म होता है विद्युत ऋणी गुणधर्म। धातुएं विद्युत धनी, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी यानी धनायन बनाएंगी। इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी यानी इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? धनायन का। और अधातुओं में विद्युत ऋणी गुणधर्म मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर इनके द्वारा बनेगा ऋण। फिर बेटा तीसरी बात आती है आपकी उपधातुएं। उपधातुओं का मतलब, अच्छा अधातुओं में और क्या क्या विशेषताएं? देखिए अधातुएं प्रकृति में तीनों रूपों में पाई जाती। धातुएं तो आपकी अधिकांश धातुएं जो है ठोस अवस्था में है। कुछ धातुएं जैसे आपका मरकरी है वो आपका द्रव अवस्था में मिलता है। अधातु जो है ठोस अवस्था में भी मिलती है, द्रव में भी मिलती है, गैस में भी मिलती है। द्रव के रूप में मिलने वाली एकमात्र अधातु, द्रव के रूप में मिलने वाली एकमात्र अधातु है आपका ब्रोमीन। बाकी जितने भी अधातुएं होंगे सभी अधातुएं या तो ठोस होते हैं या फिर सभी अधातुएं जो है गैस होती हैं।
ये आपके विद्युत की कुचालक होते हैं। और आपका इसमें एक अपवाद आता है ग्रेफाइट, कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जो ऊष्मा का और विद्युत का अच्छा चालक होता है। फिर आते हैं बेटा उपधातुएं। उपधातु मतलब धातु व अधातु के मध्यवर्ती, यानी ऐसे तत्व, आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिनके गुणधर्म धातु और अधातु दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, उन्हें हम नाम दे सकते हैं उपधातुएं। इनमें चालकता तो होती है, परंतु धातुओं की तुलना में इनकी चालकता का मान जो है अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। जैसे आपका सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ये सब आपके जो है अधातु तत्व के रूप में प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। इनमें से बहुत सी धातुएं होती हैं जो आपके अर्धचालक पदार्थों के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। अर्धचालक पदार्थ ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है, इनमें प्रयोग में आने वाले पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से बेटा तत्वों को हमने 3 वर्गों में बांटा, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं का मुख्य विशेषता, धातुओं में पाया जाता है विद्युत धनी गुणधर्म। विद्युत धनी का अर्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। विद्युत धनी गुणधर्म का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। ये किसका गुणधर्म हुआ? धातु का। और सभी धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, कठोर होती हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, घनत्व उच्च होता है, आघात वर्धनीयता, तन्यता वगैरह ये सारे गुण, इसके सामान्य गुणधर्म आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अधातुएं मुख्य गुणधर्म विद्युत ऋणी प्रकृति। विद्युत ऋणी प्रकृति मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता, ये इसका मुख्य गुणधर्म है। बाकी ठोस रूप में, द्रव रूप में, गैस रूप में होते हैं। अधिकांशतः या तो ठोस या फिर गैस। द्रव रूप में केवल एक ब्रोमीन अधातु आपको मिलती है। अधातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इनमें एक अपवाद आता है इसका ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है और विद्युत धारा का अच्छा, विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। उपधातुओं में धातु और अधातु के मध्यवर्ती, यानी धातु और अधातु दोनों से मिलते जुलते गुणधर्म इसके अंदर मिलते हैं। चालकता होती है, लेकिन धातुओं की तुलना में इनकी चालकता का मान कम पाया जाता है। ये आपके सेलेनियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और हम इन तत्वों को जो है अर्धचालक पदार्थों के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक आता है परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या का मतलब क्या है? देखिए, परमाणुवीय त्रिज्या को अपन बड़े ही सरल अर्थों में देख सकते हैं। सरल अर्थ में क्या दिखता है? एक परमाणु है, गोलाकार आकृति है, केंद्र पर नाभिक है और ये बाह्यतम कोश है। तो त्रिज्या का मतलब केंद्र से, पर नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी। किसी परमाणु की त्रिज्या का अर्थ क्या हुआ? परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश तक की दूरी, इस दूरी को हम नाम दे सकते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या क्या कहलाएगी? क्या होगी परमाणुवीय त्रिज्या? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को हम कह सकते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। अब बेटा परमाणुवीय त्रिज्या अपने को देखने में जितनी आसान दिख रही है ना, ये उतनी आसान है नहीं। कारण किसी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने में कई सारी बाधाएं आती हैं। अब क्या क्या बाधाएं आती है भैया? देखिए, पहली बाधा आती है
परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। पहली समस्या है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं, तो जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में है ही नहीं तो परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करना सीधे कठिन है। फिर दूसरी समस्या, परमाणु आकार में अत्यधिक छोटा होता है। परमाणु का जो आकार है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो छोटे आकार के कारण से भी परमाणु की त्रिज्या को जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे मुख्य बाधा इसकी आती है, अपन ने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है, और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से निश्चित दूरी को व्यक्त कर पाना संभव नहीं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी को व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। क्यों? हाइजेनबर्ग निश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और संवेग दोनों को यथार्थता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात नहीं किया। तो ये बेटा तीन मुख्य बाधाएं हैं जिसके कारण से हम किसी परमाणु की त्रिज्या को सीधे ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें परमाणु त्रिज्या का अर्थ क्या है? परमाणु त्रिज्या का अर्थ होता है किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। लेकिन परमाणुवीय त्रिज्या को सीधे ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? पहली बाधा, ना तो परमाणु आपको स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। दूसरी बाधा, आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है। भाई जी, हम स्वतंत्र अवस्था में परमाणु को ले भी लें, कहीं से किसी तरीके से निकाल भी लें, तो आकार बहुत ज्यादा छोटा है। और तीसरी बाधा आती है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी निश्चित है ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में फिर परमाणु की त्रिज्या भी निश्चित नहीं हो सकती। तो कई सारी समस्याएं जो है आपकी त्रिज्या को ज्ञात करने में आती है। फिर इनका निराकरण क्या है? हम परमाणुवीय त्रिज्याओं को जो है भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। भाई स्वतंत्र परमाणु तो है ही नहीं। जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं है तो फिर हम परमाणुवीय त्रिज्या को जो है भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करेंगे। अब परमाणुवीय त्रिज्या के कौन कौन से रूप हैं? एक तो होती है सबसे पहले सहसंयोजक त्रिज्या। सबसे पहली त्रिज्या आती है सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी त्रिज्या है धात्विक त्रिज्या। तीसरे प्रकार की त्रिज्या है वंडरवाल त्रिज्या। और चौथा प्रकार है आयनिक त्रिज्या। और ये जो आयनिक त्रिज्या है, ये आयनिक त्रिज्या भी दो रूपों में व्यक्त की जाती है। एक होता है धनायन की त्रिज्या और दूसरा होता है
ऋणायन की त्रिज्या। तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या को हम जो है यहां पर इन 4 प्रकार की त्रिज्याओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम एक एक करके जो है इनका यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहली त्रिज्या आती है इसकी सहसंयोजक त्रिज्या। त्रिज्या का पहला प्रकार है सहसंयोजक त्रिज्या। अब बेटा ये सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? देखिए, सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब है किसी सहसंयोजक बंध से बंधित, किसी एकल सहसंयोजक बंध से बंधित समान प्रकार के परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। एकल सहसंयोजक बंध से बंधित, शर्तें हैं इसमें। एकल सहसंयोजक बंध, पहली शर्त। तो एकल सहसंयोजक बंध से बंधित समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु और नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। तो एकल सहसंयोजक बंध से बंधित समान प्रकार के परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, ये जो आधा होता है, इस आधे को हम नाम देते हैं बेटा सहसंयोजक त्रिज्या। अब जैसे हम इसको एक उदाहरण से देखें, उदाहरण में एक आपका होता है क्लोरीन। ये बेटा क्लोरीन परमाणु है, सॉरी क्लोरीन का अणु Cl2 अणु। अब इसमें नाभिकों के मध्य की दूरी हो गई है, ये हो जाएगी नाभिकों के मध्य की दूरी। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी? क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या। अब बेटा क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या बराबर BClCl/2। डी मतलब दूरी, डिस्टेंस, किसका? दोनों क्लोरीन नाभिकों के मध्य का, दोनों क्लोरीन नाभिकों के मध्य की दूरी और उस दूरी का आधा। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 1.98 डिवाइडेड बाय 2, 0.99 एंगस्ट्रॉम, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, इस आधे को हम कहेंगे बेटा क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या। अब बेटा क्लोरीन की हमने निकाल ली। अब जैसे आपसे कहा जाए भाई ऑक्सीजन की सहसंयोजक त्रिज्या बताओ, फिर अपने सामने एक समस्या ये आएगी, हमें ऐसा कोई यौगिक देखना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य में सहसंयोजक बंध है। भाई एकल सहसंयोजक बंध है, जैसे आपका ऑक्सीजन का अणु होता है ना, तो ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये शर्त का पालन नहीं कर रहा। शर्त क्या है सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने की? बंध कैसा होना चाहिए? एकल सहसंयोजक बंध होना चाहिए। तो एकल सहसंयोजक बंध वाला आपको कोई ऐसा यौगिक ढूंढना पड़ेगा, ऐसा पदार्थ ढूंढना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य में एकल बंध का निर्माण हो रहा। जैसे एक यौगिक होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड,
तो अब आप देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य में एकल बंध दिखाई दे रहा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य में एकल बंध दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हम जो है इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे और उस दूरी का आधा कर देंगे, और दूरी का जो भी आधा आएगा वही आधा जो है ऑक्सीजन की सहसंयोजक त्रिज्या के बराबर होगा। ऐसे एक उदाहरण आता है नाइट्रोजन के लिए। N2 अणु से भी हम नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? नाइट्रोजन के मध्य में नाइट्रोजन के मध्य में होता है ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जबकि शर्त क्या कह रही है हमारी शर्त कह रही है कि परमाणु के मध्य में बंध कौन सा होना चाहिए? एकल सहसंयोजक बंध। तो अब इसमें क्या स्थिति बनेगी भाई? एकल सहसंयोजक बंध वाला आपको यौगिक ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा एक यौगिक होता है यौगिक का नाम है भाई हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन यौगिक में नाइट्रोजन के मध्य में एकल सहसंयोजक बंध होता है, और इस एकल सहसंयोजक बंध के कारण से हम यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के नाभिकों के मध्य की दूरी निकालेंगे और दूरी का आधा करेंगे, और दूरी का जो भी आधा आएगा वो यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या के मान के बराबर होगा। तो ये रही बेटा आपकी सहसंयोजक त्रिज्या।